कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। सरकारें खुद को बचाए रखने के लिए कैसी ऊल जलूल हरकतें करती हैं, इसकी बानगी आज की कहानी में है। ये व्यंग्य कहानी 100 साल पहले लिखी गई थी, पर आज भी प्रासंगिक है। प्रस्तुत है रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की रूसी कहानी दोरोगोस्तोइट की हिंदी प्रस्तुति खतरनाक मुजरिम। फ्रांस और इटली की सीमाओं के पास भूमध्य सागर के तट पर मोनाको नाम का एक छोटा सा राज्य था। इसकी जनसंख्या बहुत कम थी। कई छोटे देशों के बड़े शहरों की जनसंख्या भी इस राज्य से ज्यादा थी। कुल मिलाकर 7,000 लोग ही इस राज्य में रहते थे। अगर राज्य के सभी लोगों में जमीन को बराबर बांटा जाता तो हर व्यक्ति को करीब 1-1 एकड़ जमीन मिल जाती। इस छोटे से राज्य का एक राजा भी था। राज्य में एक महल था और राजा के मंत्री, राज दरबारी और न्यायाधीश थे। छोटा सा चर्च था जिसमें एक पादरी था। राजा की छोटी सी सेना भी थी जो एक जनरल के अधीन थी। इस सेना में कुल मिलाकर 60 सैनिक थे। अब कुछ भी हो, सेना को तो सेना ही कहना पड़ेगा। इस राज्य में जनता पर टैक्स भी लगाए गए थे। तंबाकू, शराब और कई दूसरी चीजों पर लोगों को कर देना पड़ता था। लेकिन जनसंख्या इतनी कम थी कि टैक्स से राज्य का खर्च जैसे तैसे ही निकल पाता था। राजा को अपने अलावा अपने दरबारियों और कर्मचारियों के लिए भी धन चाहिए था। अब ये कहां से आए? राजा ने एक तरकीब निकाली। उसने राज्य में जुआ खेलने की अनुमति दे दी। कोई जीते या हारे, जुआ खिलाने वाला दोनों से ही काफी पैसे वसूलता था। कुछ हिस्सा अपने पास रखने के बाद बाकी राजा के खजाने में चला जाता था। उस समय यूरोप में किसी भी और देश में जुआ नहीं खेला जाता था। जर्मनी के कुछ शहरों में जुआ घर थे, लेकिन उन्हें भी हाल के वर्षों में ही बंद कर दिया गया था। इनको बंद करने का एकमात्र कारण यही था कि उनसे समाज को फायदा कम और नुकसान ज्यादा था। आदमी अपना भाग्य आजमाने यहां आते थे। 1-2 बार हारने के बाद वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते थे। वो कर्ज लेते थे और उसे भी हारने के बाद दुखी होकर या तो नदी में छलांग लगा देते या फिर खुद को गोली मार लेते थे। जर्मनी के लोगों के विरोध के कारण वहां के राजा को जुआ बंद करना पड़ा। मोनाको में क्योंकि कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए जुआघर इस राज्य में फलने फूलने लगे। नतीजा ये हुआ कि यूरोप भर के लोग जुआ खेलने के लिए मोनाको आने लगे। वो हारें चाहे जीतें, राजा की तो पौबारह थी। कहावत भी है, पैसा ईमानदार रास्तों से चलकर नहीं आता। राजा जानता था कि ये सही काम नहीं है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? उसे अपना राजपाट चलाना था और उसे पता था कि शराब, जुए और तंबाकू से ही पैसा मिल सकता था। समय समय पर इसी धन से वो उत्सवों का आयोजन करके जनता को चकाचौंध कर देता था। राजा होने के नाते वो राजकाज संबंधी सभी काम करता था। वो लोगों को इनाम भी देता था और सजा भी। वो अपने मंत्रियों, दरबारियों, न्यायाधीशों पर भी निगाह रखता था। वो दूसरे राजाओं की तरह सारे कामकाज करता था। बस बात केवल इतनी सी थी कि वो राज्य बड़ा नहीं था, इस कारण ये काम बहुत छोटे स्तर पर ही होते थे। कुछ साल पहले ही उस राज्य में एक हत्या हो गई। राज्य के सभी लोग सीधे साधे थे और पहली बार ही वहां ऐसा हुआ था। सभी जज इकट्ठा हुए और उन्होंने मामले की विस्तार से सुनवाई की। वकील, बैरिस्टर, जूरी के सदस्य और कई सम्मानित लोग भी इस मौके पर हाजिर थे। काफी विचार विमर्श के बाद न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि अपराध बहुत ही संगीन है, इसलिए दोषी व्यक्ति को सजाए मौत दी जाए। आखिरी फैसले के लिए कागज राजा के पास भेजा गया। राजा ने भी यह कहकर इस पर अपनी मोहर लगा दी कि अगर सभी लोग इसे दोषी मानते हैं तो ठीक है, इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। इस मामले में बस एक ही अड़चन थी। राज्य में मौत की सजा देने के लिए ना तो गिलोटिन था और ना ही कोई जल्लाद। मंत्रियों ने इस पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि फ्रांस की सरकार के साथ इस विषय में वार्ता की जाए।
फ्रांस से गिलोटीन और जल्लाद मंगाने का एक प्रस्ताव पास किया गया। एक पत्र फ्रांसीसी सरकार को भेजा गया और पूछा गया कि अगर वो मशीन और जल्लाद देंगे तो इसमें कितना खर्च आएगा। एक ही हफ्ते में जवाब आ गया। जवाब में कहा गया था कि मोनाको की सरकार को इसके लिए कुल 16,000 फ्रैंक देने पड़ेंगे। जब राजा के सामने इस जवाब को रखा गया तो वो सोच में पड़ गया। 16,000 फ्रैंक। उसने अपने मंत्रियों से कहा, इस हत्यारे के लिए क्या 16,000 फ्रैंक खर्च करना उचित रहेगा? इतने धन का मतलब है कि हर एक नागरिक पर 2 फ्रैंक से अधिक का बोझ आएगा। लोग भड़क सकते हैं, हो सकता है कि दंगा भी हो जाए। इस पूरे काम के लिए एक समिति का गठन किया गया। सदस्यों का कहना था कि फ्रांस की सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसलिए वो एक राजा के प्रस्ताव पर बढ़ा चढ़ाकर पैसे बता रही थी। समिति ने कहा कि इटली की सरकार से भी इस संबंध में बात की जा सकती है। उनका कहना था कि इटली में एक राजा ही राज्य करता है और हो सकता है कि वो कम पैसे ले। तुरंत एक पत्र इटली के लिए लिखा गया, जिसका जवाब जल्दी ही मिल गया। इटली की सरकार की ओर से प्राप्त पत्र में कहा गया था कि मशीन और जल्लाद दोनों भेज दिए जाएंगे और इसके लिए मोनाको को 12,000 फ्रैंक देने होंगे। अब ये फ्रांस के मुकाबले कुछ कम तो था, लेकिन मोनाको के राजा को यह अभी भी महंगा लग रहा था। उसका मानना था कि हत्यारे बदमाश पर इतना खर्च क्यों किया जाए। इतने खर्च का मतलब तो यह था कि जनता को वर्तमान टैक्स के ऊपर 2 फ्रैंक का भुगतान और करना होगा। समिति की बैठक फिर से की गई। समिति ने कहा कि इस काम को अपने ही स्तर पर करना ठीक रहेगा। सदस्यों का मानना था कि अपने ही किसी सिपाही से हत्यारे का सिर धड़ से अलग करने के लिए कहा जाए। सेना के जनरल को बुलाया गया। उससे कहा गया कि वो किसी ऐसे सैनिक को ढूंढे जो इस काम को अंजाम दे पाए। सदस्यों ने कहा कि सैनिक युद्ध के दौरान यही सब तो करते हैं। वो दुश्मन के सैनिकों को मारते ही तो हैं। उन्हें इसी बात का प्रशिक्षण मिलता है। जनरल ने सैनिकों से पूछा कि क्या कोई ये काम कर सकता है। सभी सैनिकों ने मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें किसी नागरिक को मारने की ट्रेनिंग तो नहीं दी गई थी। अब क्या किया जाए? इसके बाद समिति की कई बैठकों का दौर चला और इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। एक आयोग का गठन किया गया और एक नई समिति बनाई गई। इस समिति की सहायता के लिए एक उप समिति का भी गठन किया गया। कई दिनों तक बातचीत के दौर चले और यह निर्णय हुआ कि मौत की सजा को कम करते हुए हत्यारे को आजीवन कारावास दिया जाए। इस बहाने राजा की दयालुता के चर्चे भी हो जाएंगे और खर्च भी कम आएगा। राजा ने भी इस विषय पर अपनी सहमति दे दी। यहां पर एक परेशानी खड़ी हो गई। मोनाको में ऐसी कोई जेल थी ही नहीं जहां आजीवन कारावास पाए कैदियों को रखा जाता हो। एक छोटी सी हवालात जैसी जेल थी जिसमें छोटे मोटे अपराधियों को कुछ समय रखने के बाद छोड़ दिया जाता था। कोई मजबूत सी जेल तो थी नहीं। काफी कोशिश करने के बाद एक जगह मिल गई। हत्यारे को वहीं पर रख दिया गया और एक पहरेदार को भी वहां पर तैनात कर दिया गया। पहरेदार की यह ड्यूटी थी कि वो कैदी की निगरानी करे और राजा की रसोई से उसके लिए 2 टाइम का खाना भी लेकर आए। इस व्यवस्था को लगभग 1 साल हो गया। एक दिन राजा अपने राज्य का हिसाब किताब देख रहा था तो उसे पता चला कि खर्च में 1 मद और जुड़ गई थी। यह कैदी के ऊपर होने वाला खर्च था और कोई छोटा मोटा खर्च नहीं था। कैदी के लिए एक विशेष पहरेदार नियुक्त किया गया था और उसे 2 समय का भोजन दिया जा रहा था। यह खर्च 1 साल में तकरीबन 600 फ्रैंक के आसपास बैठता था। चिंता की बात तो यह थी कि हत्यारा अभी जवान था और खा पी कर स्वस्थ भी हो रहा था। कम से कम उसके 50 साल और जिंदा रहने की संभावना थी। अगर इस सब का हिसाब किया जाए तो मामला बहुत गंभीर था। राजा ने सोचा, ऐसा तो वो नहीं होने देगा। उसने मंत्रियों को बुलाया और कहा, आप लोगों को इस बदमाश के लिए कुछ और उपाय सोचना होगा। इस पर तो बहुत खर्च हो रहा है। मंत्रियों ने फिर से बैठक की। एक मंत्री का कहना था कि उसकी राय में पहरेदार को हटा देना चाहिए। इस पर एक दूसरे मंत्री ने कहा कि ऐसा करने पर तो यह हत्यारा भाग जाएगा। इस पर पहले मंत्री का जवाब था,
भागता है तो भाग जाए, सिर दर्द तो खत्म होगा। मंत्रियों ने राजा से मिलकर उसे अपने मन की बात बताई। राजा ने भी अपनी सहमति दे दी। पहरेदार को हटा दिया गया और वो सब लोग इस बात का इंतजार करने लगे कि देखें अब क्या होगा। हुआ ये कि खाने के समय कैदी बाहर निकला और पहरेदार को ड्यूटी पर न पाकर सीधे राजा की रसोई में जा पहुंचा। वो अपना खाना लेकर वापस लौट आया। वापस आकर उसने अपने को कमरे में बंद किया और खा पी कर सो गया। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। अब वो रोज खाने के समय रसोई तक जाता, अपना खाना लेकर वापस आता और कमरा बंद करके सो जाता। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वहां से भागने की योजना बना रहा था। समस्या विकट हो गई। अब क्या किया जाए? मंत्रियों की फिर से एक बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि कैदी से सीधे सीधे कह दिया जाए कि सरकार उसे अब बंदी बनाकर नहीं रखना चाहती और वो जा सकता है। न्याय मंत्री कैदी को लेकर उनके सामने पहुंचा। एक मंत्री ने कहा, तू भाग क्यों नहीं रहा है भाई? अब तो कोई चौकीदार भी नहीं है। तुझे जहां जाना है तू चला जा, राजा साहब भी कुछ नहीं कहेंगे। हत्यारे ने जवाब दिया, ठीक है कि राजा साहब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कहां? आप लोगों ने मेरा जीवन ही बर्बाद करके रख दिया है। समाज में अब मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? मुझे देखते ही सब मुंह मोड़ लेंगे। अब तो मुझे कोई काम धंधा भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। पहले तो आप लोगों ने मुझे मौत की सजा दे दी, फिर आप लोग अपने ही न्याय को पूरा नहीं कर पाए। चलो, इससे तो मुझे परेशानी नहीं थी, लेकिन उसके बाद आपने मुझे आजीवन कारावास की सजा दे दी। मेरे लिए एक चौकीदार रखा गया जो मेरे लिए खाना भी लेकर आता था। अब आपने उसे भी हटा दिया। मुझे ही अपना खाना लेकर आना पड़ता है। चलो, इसमें भी मुझे कोई शिकायत नहीं। अब आप चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़कर यहां से चला जाऊं। मैं ये आदेश मानने को तैयार नहीं हूं। आप जो मर्जी हो करें, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बहुत परेशानी की बात हो गई। एक बार फिर से मंत्री परिषद को बुलाया गया। विचार हुआ कि अब कौन सा रास्ता अपनाया जाए। ये कैदी तो जाएगा नहीं। उन लोगों ने बहुत दिनों तक बातचीत की और आखिर वो एक निर्णय पर पहुंचे। ये निश्चित किया गया कि इस हत्यारे कैदी की एक पेंशन बांध दी जाए। राजा से बात हुई। उन्होंने राजा को समझाया कि और कोई रास्ता नहीं है। अगर कैदी से छुटकारा पाना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। 600 फ्रैंक सालाना पेंशन के लिए निश्चित किए गए और कैदी को इसकी सूचना दी गई। वो बोला, ठीक है, शर्त यही है कि आप लोग हर महीने ठीक समय पर मुझे पेंशन देते रहेंगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं चला जाऊंगा। इस तरह मामला सुलझ पाया। कैदी को अपनी पेंशन का 1/3 एडवांस में मिल गया और वो उस राज्य को छोड़कर चला गया। अब वो मोनाको की सीमा के एकदम पास रहता था और वहां से रेल की 20-25 मिनट की यात्रा करके पेंशन लेने आ जाता था। उसने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी खरीद लिया था और खेती का काम शुरू कर दिया। वो निश्चित दिन राजा के यहाँ अपनी पेंशन लेने पहुंच जाता था। पेंशन लेकर वो सीधा जुआ घर जाता और 2-3 फ्रैंक दांव पर लगाता। कभी जीतता और कभी हार जाता। उसके बाद वो अपने घर वापस लौट जाता। वो अब शांति और आराम से रह रहा था। उसके लिए ये अच्छी बात थी कि उसने मोनाको में किसी की हत्या की थी। बाकी देशों में हत्यारे का सिर धड़ से अलग करने में जो खर्च आता था, उसकी किसी को चिंता नहीं थी। खतरनाक मुजरिम। अभी आपने रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की रूसी कहानी दोरोगोस्तोइद की हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके सुझावों का भी स्वागत है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।